नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। और इसी के साथ हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में लोग उस बैंक के बारे में पूछ रहे थे। और IDFC फर्स्ट बैंक की तरह ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी Q2 का रिजल्ट उतना अच्छा निकल के नहीं आया, तो दोनों बैंक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में और हम देखने का ट्राई करते हैं कि कल के दिन में आखिर इस बैंक के साथ क्या हुआ। तो पहले डेली चार्ट में दिखाता हूँ। जैसा कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा क्रैश करेगा। इनफैक्ट स्टॉक ने अच्छा खासा क्रैश भी किया। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा स्टॉक ओपनिंग के टाइम पे ही अराउंड 10% नीचे मिला हमको, और स्टॉक आपका 60 के नीचे चला गया था। इनफैक्ट 59 पॉइंट समथिंग चला गया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैंडल बना और ये पूरा का पूरा रिकवरी हो गया। यानी इसको इतना नीचे भेजने के बाद अच्छा खासा माल उठाया गया है और वॉल्यूम देख सकते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अब एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता ये है कि जो रिटेलर्स है उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गया था। लोगों को लगने लग गया था कि बैंक डूब जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटेलर्स ने पूरा बेचा और इतने सस्ते वैल्यूशंस पे यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। अब एक्चुअली किसने खरीदा है वो हम इस क्वार्टर में नहीं बोल सकते। अगले क्वार्टर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाई देगा तब हमें मालूम चलेगा कि किसने खरीदा है, FIs ने खरीदा है कि DIs ने खरीदा है। लेकिन स्मार्ट मनी ने तो एंट्री किया है, ये तो गारंटीड है। क्योंकि देखिए इतना नेगेटिविटी होने के बाद भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि इतना डाउनफॉल आने के बाद भी वहाँ पे वो और एवरेजिंग कर सके। और कल के दिन में अगर देखें तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वॉल्यूम नजर आया आपको। अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो इतना बड़ा वॉल्यूम आपको ये लास्ट इस जगह पर दिखाई दिया था 2023 में, जहाँ पे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक काफी नीचे आता रह गया क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया था। और आप देख सकते हैं इतना बड़ा वॉल्यूम फिर क्रिएट नहीं हुआ था। तो अभी हमको फिर से वैसा ही बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी नजर आ रहा है। और ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एक मारोबोजे कैंडल बना है। थोड़ा सा इसका वीक नीचे अगर पूरा कवर होता तो ये आपका परफेक्ट मारोबोजे कैंडल बनता। अब यहाँ बात बनता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। क्या स्टॉक में और खरीदारी करना चाहिए या हमको वेट करना चाहिए कि स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो जाए, उसके बाद हम अपना पोजीशन ले। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो मैं आपको बता ही रहा था कि स्टॉक अगर नीचे आता है तो ये अपने गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, जो कि इसका 59 का लेवल था, 61 का लेवल था। और देख सकते हैं आपने कि इस गैप को इसने फिल किया, यहाँ पे इस लेवल को इसने यहाँ पे फिल कर दिया। और गैप फिल करने के बाद स्टॉक ने उसी दिन रिकवरी भी कर दिया। आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा, आप तो देख सकते हैं 59 तक आ गया था और 61 पे इसका गैप फिल करना था। तो वो गैप तो इसने फिल कर दिया है। और अपने हाई से अगर देखें तो स्टॉक अराउंड हमको अभी भी 33% की करेक्शन में मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया करेक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा करेक्शन है। और वहीं पे अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो वीकली चार्ट में स्टॉक ने अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। दूसरा, स्टॉक को अगर देखें RSI के बेसिस पे देखें तो ओवरसोल्ड रीजन में दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक में जो नेगेटिविटी है चार्ट में, कंपनी तो मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, लेकिन चार्ट में जो नेगेटिविटी थी वो यहाँ पे थोड़ा मुझे डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। और इसका वैल्यूएशन भी सस्ता हो चुका है। अब वैल्यूएशन सस्ता कैसे हो गया आपको दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पे आके इसका बुक वैल्यू देखिए, हमको यहाँ पे 45 का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद अपडेट नहीं हुआ है। मर्जर होने के बाद और कंटिन्यूसली कंपनी क्योंकि प्रॉफिट कर रही थी पिछले कुछ सालों से, तो बुक वैल्यू जो है अभी वो 51 के आसपास आ चुका है। और बैंक को जब भी वैल्यूएशन मिलता है तो बुक वैल्यू के ऊपर ही मिलता है। और जो अच्छे बैंक है उनको एवरेज में 2 टाइम्स का बुक वैल्यू मिलता ही है। तो अगर 51 का बुक वैल्यू मानता हूँ और उसको 2 टाइम्स करता हूँ तो स्टॉक का जो फेयर वैल्यू है निकल के आ रहा है वो 102 रुपये का आ रहा है। यानी यहाँ से स्टॉक आपको अभी भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ से अगर मैं 102 रुपीज़ का टारगेट देखूँ तो आपका 54% तक का रिटर्न आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। और 102 का मतलब ये है कि वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट देगा और जाके ऊपर जाएगा। तो ये स्टॉक काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में हमको मिल रहा है। यहाँ पे हम धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। आपको मेरे वीडियोस को देख के अपना डिसीजन नहीं बनाना है, आप अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए, उसके बाद ही आपको इसमें कुछ डिसीजन बनाना है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ, आप यहाँ पे सीख लीजिए आपको कैसे चेक करना है। स्क्रीनर में आके आप इन्वेस्टर्स में आइए और यहाँ पे आप जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो आप देखिए प्रमोटर्स का यहाँ पे पहले 36% था, फिर अभी घट के 0% आ गया है, क्योंकि अब इसमें प्रमोटर नाम का कोई चीज़ रह ही नहीं गया। जितना भी स्टेक था वो इंस्टीट्यूशंस ने उठा लिया, जो कि इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब ये प्रोफेशनली अच्छे से काम कर पाएंगे। FIs को अगर देखें तो FIs का 13% से यहाँ पे 27% हो गया। तो ये मर्जर की वजह से वो यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे नया किसी ने ऐड नहीं किया है। और DIs का देखें तो 9% से अभी 16% पर है। गवर्नमेंट का 4% से 9% पे हो चुका है और पब्लिक का 36% से 47% पे हो गया है। तो ये पब्लिक का जो इतना बड़ा स्टेक है उसके वजह से ही क्या है, स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो लोग नीचे फंसे हुए हैं वो जैसे उनका प्राइस आता है वहाँ पर निकलने का ट्राई करते हैं। तो हमको अगले क्वार्टर में बस ये ट्रैक करना है, ये अक्टूबर का दिखा रहा है आपको, हमको दिसंबर क्वार्टर में ये ट्रैक करना है कि यहाँ पे जो FIs का DIs का जो स्टेक है अगर मान लीजिए 27% से 16% से इंक्रीज करता है तो हमें क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि कल के गिरावट में जो स्टॉक खरीदा गया है वो स्मार्ट मनी नहीं खरीदा है और उसके स्टॉक काफी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप इग्नोर मत कीजिएगा,
क्योंकि इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के एनालिसिस के साथ ही मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स ढूंढे हैं जो मेरे खरीदे हुए प्राइस से डबल हो चुके हैं। ऑफकोर्स 2-3 साल लगता है, लेकिन अगर हर 3 साल में आपके स्टॉक्स डबल होने लग जाए तो मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अगर आप चाहते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के एनालिसिस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और अपने स्टॉक्स भी शेयर करूंगा जिसने मुझे डबल का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, डबल का होने वाला स्टॉक बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मुझे कम से कम 3-4 स्टॉक मिले हैं जो मेरे प्राइस से डबल हो चुके हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा प्रूफ के साथ। तो ये रहा IDFC फर्स्ट बैंक। मुझे लगता है कि काफी अच्छा खासा जगह पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और स्टॉक मान लीजिए अगर नीचे आता है तो हम नीचे अच्छा खासा और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का। तो सबसे पहले हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट आके देखते हैं। आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है 2021 सितंबर से काफी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है अगर सिक्वेंशियली देखे तो, और पिछले क्वार्टर से देखे तो आपका 1500 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के 1600 करोड़ का हो गया। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखूं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वही आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपको अराउंड 30% तक का ग्रोथ दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ है। नीचे के प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आया। 301 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में सिर्फ 233 करोड़ का रह चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे आपका पिछले साल से भी यहाँ पे प्रॉफिट काफी डिक्रीज हुआ है, और इसी प्रॉफिट में डिक्रीज होने की वजह से स्टॉक को अच्छा खासा पिटाई हुआ है और वो नीचे गिरा है। और अगर प्रॉफिट घटेगा तो EPS भी घटेगा ही। आप देख सकते हैं EPS 1.56 से 1.2 पे आ गया है, अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है। और ग्रॉस NPA अगर देखें वो भी आपको हल्का सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, 2.23% से 2.52% है। और NPA अगर देखें तो 0.56% है। ये जो दो चीज आपको दिख रहा है, इसकी वजह से बैंक का अच्छा खासा पिटाई हो रहा है। बैंक में लोन देना कोई बड़ी बात नहीं है, असल बात है कि आप उस लोन के पैसे के ऊपर कितना पैसा कमा पाते हो और कितना पैसा सेफली कमा पाते हो। तो अगर आपका NPA बढ़ता है तो आपका बहुत सारा पैसा डूब सकता है। हालांकि ग्रॉस NPA 2.52% बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस क्या करती है, छोटे छोटे लोन देती है जो कि रिस्की होता है, तो उनके ऊपर रिटर्न भी अच्छा आता है तो रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और नेट NPA देखें तो 0.56% का है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम बाकी बैंक से कंपेयर करें तो, जो कि इसी सेम सेक्टर में है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो NPA है वो इंक्रीज कर रहा है 0.09%, जो कि बहुत ही कम हुआ करता था, वहाँ से 0.17%, 0.28%, 0.41% और 0.56%। तो आप यहाँ पे कंटिन्यूअस इंक्रीज देख सकते हैं नेट NPA में। तो ये किसी बैंक के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होता है, लेकिन क्या इसके वजह से बैंक बहुत ज़्यादा खराब हो गया? अब देखिए दोस्तों, बैंकिंग का बिजनेस क्या है, थोड़ा साइक्लिकल होता है। किसी की साइकिल में बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और किसी साइकिल में बैंक थोड़ा खराब परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जब साइकिल खराब होता है, जब बिजनेस खराब होता है, उस टाइम पे हमको जो कंपनीज है वो सस्ते दाम पे मिलते हैं, वरना वैल्यूएशन बहुत ही महंगा होता है और आपको उस टाइम पे कंपनी सस्ते दाम पे नहीं मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो ग्रॉस NPA नेट NPA का जो लेवल है वो अभी भी काफ़ी अंडर कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं आया है। हमें बस अगले क्वार्टर में चेक करते रहना पड़ेगा कि कहाँ तक हमको इंप्रूवमेंट दिखता है। तो यहाँ अगर मैं वैल्यूएशन आके देखूँ तो कंपनी बहुत छोटी सी है, 7000 करोड़ की है। स्टॉक PE देखें तो 6 का है और बुक वैल्यू देखो तो 28 का है, और जो करंट प्राइस चल रहा है वो 36 का चल रहा है। यानी प्राइस टू बुक अगर मैं देखूं तो हमको 1.2 टाइम्स का मिल रहा है, जो कि फेयरली वैल्यूड है, बहुत महंगा भी नहीं बोलूँगा, बहुत सस्ता भी नहीं बोलूँगा। और डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 4% है। तो बैंक मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता लगता है वैल्यूएशन वाइज, और बैंक का फंडामेंटल्स भी उतना ख़राब नहीं है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे जब साइकिल इंप्रूव करेगा तो बैंक भी इंप्रूव कर लेगा। लेकिन जब बैंक में इतना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाएगा तो वापस इस प्राइस में आपको स्टॉक नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक बार उज्जीवन फाइनेंस के चार्ट के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट में इसने 200 डेज की मूविंग एवरेज को कट कर दिया, नीचे आ चुका है, और यहाँ पे हल्का सा हमको ग्रीन कैंडल बनाते हुए नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक के लिए फिलहाल नेगेटिव है, तो इस जगह पे मैं तो नया ऐड करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर ये 33 के आसपास आता है तो आप धीरे धीरे करके ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 33 पे आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और देख सकते हैं 33 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही स्टॉक अच्छा खासा मूव दिया था। और करंट प्राइस से स्टॉक हमको अगर 10% और करेक्ट होता है, वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत पहले से होल्ड करके बैठे हुए तो यहाँ बेचना तो सही नहीं बनता। अगर आप 10% का लॉस नहीं सह सकते तो फिलहाल आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर 32 के आसपास आता है तो आपको धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बैंक बंद होने वाले नहीं है, वो बिजनेस एज यूजुअल करती रहेगी। और जब वापस से साइकिल रिवर्स होगा तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बैंकों को आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपका डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका खुद का कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको पढ़ूंगा और मैं आपका राय जानना चाहता हूँ इन दोनों बैंकों के ऊपर। और अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, ETF है, जो हमको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं ETFs at 50 DA में, क्योंकि ETF में ट्रेड करना बहुत ही कम रिस्क होता है, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ जाता है अगर हम अच्छे से उसमें ट्रेड करें तो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।